हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम धीरज कुमार पाठक है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ पाइपिंग का साफ सीरीज 20। ये जो पाइपिंग का साफ सीरीज 20 है, आपको जैसा कि पता है, मैंने पिछले वीडियोस में भी अपना बताया था। इसमें क्या है कि 500 क्वेश्चंस का मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जो बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और एक्सपर्ट लेवल तीनों को कवर करेगा, जिससे कि पाइपिंग के जो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फैब्रिकेटर फिटर का हो, चार्ज एंड फोरमैन का हो या सुपरवाइज़र और इंजीनियर का हो, इसमें सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। साथ में आपको ट्रिक्स भी दिए जाएंगे कि आपको इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, कैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करना है, आपको क्वेश्चंस की जानकारी कैसे होनी चाहिए और क्या बेसिक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, जो इंटरव्यूअर जनरली पूछता है। देखिए, जो पाइपिंग का फील्ड है वो बहुत वास्ट एरिया है। इसके अंदर में इंटरव्यूअर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो आपसे पूछे, लेकिन आपके लेवल के अनुसार और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो क्वेश्चंस को सेट करके लाता है और उसी हिसाब से आपसे पूछता है। क्योंकि आपका जो लेवल है, आपका जिस पोजीशन के लिए ले रहा है, जिस रेट के लिए ले रहा है, उसी हिसाब से उसको क्वेश्चन पूछने की भी अथॉरिटी है। लेकिन यदि आपके आंसर्स, यदि आपको उसने 5 क्वेश्चंस पूछा है, आपने 4 क्वेश्चंस अच्छे से बताया, एक क्वेश्चन नहीं बताया, तो भी वो निगलेक्टेबल रहता है, उसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने जो 4 बताया वो अप टू द पॉइंट आपने बताया क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जानने की ज़रूरत है। यदि आपको 4 क्वेश्चंस को जानना है, आपको अपना लेवल इन्हेंस करना है, इवन दो यू आर एक्सपीरियंस्ड, बट अभी आप पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करेगा तो वो आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आपका जो उसके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो इतने पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए कि आप उसको सेटिस्फाई कर सको कि हाँ, वो आपके पास जानकारी है, आपका कॉन्फिडेंस और आपने जो अपने CV में लिखा है वो अप टू द पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ टी। अभी एक्चुअली क्या है कि टी की बात करें तो टी एक ऐसा एलिमेंट है जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जो पाइपिंग फील्ड में वाइडली यूज़ होता है। क्योंकि टी का मेन काम क्या होता है कि ये या तो टी जैसा कि नाम है उसका, टी और वाई के शेप में होता है। ठीक है, दूसरा इसका ये है जो इसमें जानने की एक फ़ीचर्स है कि इसमें एक इनलेट होगा, 2 आउटलेट होगा, हमेशा इस तरीके से इसकी ओपनिंग है। अच्छा, एक इनलेट और 2 आउटलेट होने के बावजूद भी इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, या तो ये स्प्लिट होता है या कंबाइंड करता है 2 फ्लूइड्स को। मतलब कि यदि एक इनलेट आया तो 2 आउटलेट में कन्वर्ट हो गया तो स्प्लिट हो गया, या फिर 2 इनलेट है और वो एक आउटलेट से होकर निकल रहा है तो उस वक्त में कंबाइंड हो गया फ्लो। तो ये दोनों भी कंडीशंस में इसको यूज़ में लाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि एक्चुअली ASME कोड्स क्या होता है टी के लिए। एक्चुअली टी 2 तरह के होते हैं, एक तो वो जो बट वेल्ड होते हैं, लार्ज बोर में जनरली यूज़ किए जाते हैं, और एक वो जो फोर्स्ड आइटम रहते हैं जो स्मॉल बोर में रहते हैं। तो स्मॉल बोर के लिए हम यूज़ करते हैं B16.11 और जो लार्ज बोर है उसके लिए हम यूज़ करते हैं B16.9। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, इसके लिए आपको ये बेसिकली जानने की ज़रूरत है। आगे अभी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बहुत सारे ASME कोड्स के बारे में बताऊँगा, बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो जनरली पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, टिप्स के बारे में बताऊंगा कि किससे आप कैसे आपको इंटरव्यू देते वक्त में आपको इजी पड़ेगा अपने इंटरव्यूअर को कन्विंस करने के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल बोर और बिग बोर। कभी कभार क्या होता है कि आपको एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग दे देता है क्लाइंट, उस वक्त में आपसे पूछता है कि बताइए ये पाइप कितने साइज़ का है। उस वक्त में आप उसको साइज़ बताता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि स्मॉल बोर और बिग बोर में डिफ़र होना, कि क्या स्मॉल बोर का आईसो है या फिर बिग बोर का आईसो है। उस कंडीशन में आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि जो स्मॉल बोर का रेंज होता है ये 2 इंच और 2 इंच से कम क्लियर रहता है, मतलब इक्वल टू और लेस देन 2 इंच। ठीक है, लेकिन जो बिग बोर का रेंज होता है ये मोर देन 2 इंच ही रहता है। मतलब जैसे कि यदि 2.5 का यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे 3 इंच का पाइप यूज़ कर रहे हो, 4 इंच का पाइप यूज़ कर रहे हो, 6 इंच का पाइप कर रहे हो, ये सब बिग बोर में आएगा। लेकिन यदि आप 2 इंच का भी पाइप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका स्मॉल बोर में आएगा, और 2 इंच से जितना भी कम है 1.5 इंच का, ये सारी चीज़ें उसमें लेस बोर में आएंगे, स्मॉल बोर में, सॉरी। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि हमने टी की इतने बात की तो अभी टी एक्चुअली होता कितने तरह का है। एक्चुअली टी बहुत तरीके से होते हैं प्लांट्स में। यदि हम बात करेंगे तो रिफाइनरीज से लेकर बिल्डिंग पर्पस के लिए बहुत सारे टी यूज़ होते हैं, लेकिन हम ये अभी यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो वही है जो मेनली यूज़ होता है। मेनली यूज़ में यदि बात करें तो क्लासिफिकेशन 4 तरीके से होते हैं कि क्लासिफिकेशन बाय पाइप डायमीटर, क्लासिफिकेशन बाय जॉइंट्स कनेक्शंस, क्लासिफिकेशन बाय मटेरियल एंड क्लासिफिकेशन बाय ब्रांच फॉर्म। तो अभी क्लासिफिकेशन बाय पाइप डायमीटर जो है इक्वल टी की आता है और रिड्यूसिंग टी आता है। इक्वल टी का मतलब क्या होता है, पहले एक जानिए, किसी भी टी के लिए हमको ये जानने की ज़रूरत है कि ब्रांच पाइप क्या है और मेन पाइप क्या है।
मेन पाइप वो है जो उसके 180 डिग्री में टी का, यदि आप देख रहे होंगे अभी जो ए नंबर का जो डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो दो ओपनिंग सेम इन लाइन में है, उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं मेन पाइप। और जो उसमें से बीच में से निकला हुआ जो टी का पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं ब्रांच पाइप। तो यदि दोनों का डायामीटर सेम है तो इक्वलिटी में आएगा, यदि दोनों का डायामीटर में डिफरेंस है तो रिड्यूसिंग टी में आएगा। सिंपल बोलने का, कुछ भी ज़्यादा उसमें घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसको बोलना है। आगे जो होता है टाइप ऑफ जॉइंट के हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो बट वेल्ड होता है, जिसमें यदि बट वेल्ड की जॉइंट्स होने वाली है टी के साथ में तो बट वेल्ड हो गया। सॉकेट होने वाला तो सॉकेट होगा, यदि थ्रेडेड है तो थ्रेडेड होगा। आप देख सकते हैं 3 ड्राइंग्स नीचे दिए हुए हैं, तीनों में सबके बारे में दिया हुआ है। आगे यदि क्लासिफिकेशन बाय मटेरियल की बात करें तो एसएस के टी होते हैं, कार्बन स्टील के भी टी होते हैं सीएस के, फिर कॉपर के टी होते हैं, पीवीसी टी होते हैं, डक्टाइल टी होता है, और भी बहुत तरह के टी होते हैं, लेकिन ये जनरली यूज़ होने वाले टी हैं। आगे हम बात करते हैं कि यदि ब्रांच फॉर्म उसका किस तरीके से है, तो ये देखिए कि एक्चुअली 2 तरह का होता है, पॉजिटिव टी और इंक्लाइन टी। पॉजिटिव टी का मतलब हुआ कि इट इज़ द टी फिटिंग्स इन द वर्टिकल मेन पाइप ऑफ द ब्रांच पाइप। अभी मेन जो हमारा पाइप है ना उसका, और ब्रांच पाइप, ये एक वर्टिकल मेन पाइप में हो, मतलब जो हमारा मेन पाइप है वो एक वर्टिकल मेन पाइप हो और ब्रांच उसमें से निकला हो, उस कंडीशन में उसको पॉजिटिव टी बोलेंगे। और इंक्लाइन टी कोई भी ऐसा टी हो सकता है जो एक ब्रांच में है, जो एक एंगल में है, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं कि व्हाट इज़ बैरल टी। बैरल टी, अभी आप देखिए इधर नीचे में 2 डायग्राम दिया हुआ है, हम उसमें नहीं जाएंगे डेफिनेशन में, आप बस उसको समझिए कि बैरल टी का मतलब क्या होता है। टी के जैसा रह गया, रिड्यूसिंग टी भी हो सकता है, स्ट्रेट टी जिसको बोलते हैं, या फिर इक्वल टी भी हो सकता है जिसको स्ट्रेट टी बोलते हैं, या फिर ये रिड्यूसिंग टी भी हो सकता है। लेकिन इसका जो ब्रांच पाइप है उसमें एक फिन्स जैसे इसमें देखिए पतले पतले लगे हुए हैं। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जब हम पिगिंग करते हैं, हम आगे बताएंगे कि पिगिंग क्या होता है। पिगिंग के कंडीशन में क्या होता है कि जो मेन पाइप में यदि हम जो पिग लगाया हुआ है, कभी कभार क्या होता है वो ब्रांच से बाहर निकल जाता है, तो वो ब्रांच से ना निकले इसके लिए उसको वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो फिन्स दिया गया हुआ है। आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द लेटरल ट्री। लेटरल ट्री का मतलब हुआ कि ये 90 डिग्री में नहीं रहेगा, जो इसका ब्रांच रहेगा 90 डिग्री में नहीं रहेगा, ये 45 में हो सकता है या फिर किसी और दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में ये आपका स्टील पाइप होता है, इट इज़ द काइंड ऑफ स्टील पाइप बट द ब्रांच डायरेक्शन डिफरेंट विद द स्ट्रेट टी। जैसे स्ट्रेट टी में रहता है, हमने इक्वल टी में भी देखा, स्ट्रेट टी में जो देखा, स्ट्रेट टी में क्या होता है कि वो सीधा उसके 90 डिग्री में रहता है, लेकिन ये 90 डिग्री में नहीं रहेगा, थोड़ा डिफरेंट इसमें रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लेटरोलेट। यदि हम लेटरल टी के बारे में जानते हैं तो थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न होता है कि लेटरोलेट फिर किसे बोलता है। अभी नीचे देखिए 2 इमेजेस दिए गए हुए हैं, जिसमें से जो पहला इमेज है उस इमेज में दोनों, एक ब्रांच पाइप में और मेन पाइप के बीच में कोई जॉइंट्स आपको नहीं दिख रही है, वो फोर्जिंग करके बनाया हुआ मटेरियल है। उसको जो अभी हम बात की है आपका पीछे लेटरल टी, वो लेटरल टी में आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला इमेज है, इसमें क्या हुआ कि एक ऑयलेट के जैसा है जिसके अंदर में प्रोफाइल बना हुआ है, उस प्रोफाइल को मेन पाइप के साथ में हम वेल्डिंग करते हैं और उसके बाद ये एक टी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लेटरोलेट। ये जो हमने लगाया, ये जो कट पीस वाला जो आइटम है, जो ऑयलेट है, इसको हम बोलते हैं लेटरोलेट। हमने ऑयलेट वाले सेक्शन में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अभी फिर से दोबारा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि द लेटरोलेट इज द पाइप शेप लाइक अ पाइप आउटलेट। ये पाइप आउटलेट की तरह होता है एंड द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इट कुड बी द, ये बट वेल्ड भी हो सकता है, सॉकेट वेल्ड भी हो सकता है, थ्रेडेड वेल्डिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जैसा कि आपका रिक्वायरमेंट है। आगे हम बात करते हैं कि एल्बो किसे कहते हैं। अभी जैसे हमने ठीक है इतना डिटेल में आपसे बात किया, एल्बो पर आते हैं। एल्बो का मतलब क्या होता है, इसको बहुत सारी जगह पे बेंड भी बोलते हैं। इट इज़ द की पार्ट ऑफ द प्रेशर पाइपिंग सिस्टम यूज टू चेंज द फ्लो डायरेक्शन। इसका फ्लो डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। इसमें भी 3 चीज़ें जो हमको जानना है, टू कनेक्ट 2 पाइप्स विद इक्वल और अनइक्वल साइज़। 2 पाइप को जोड़ने के लिए काम में आता है, वो चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो। ये बहुत सारे फ्लो डायरेक्शंस में हो सकता है, 90 में हो सकता है, 45 में हो सकता है, या फिर किसी भी डिग्री में हो सकता है, जैसे 30, 60, जैसा कि रिक्वायरमेंट होता है वैसा हमारे पास एल्बो रहता है। ये प्रेशर लॉस के लिए भी उपयोग में लाता है। बहुत सारे ऐसी जगह पे क्या होता है कि यदि हम सीधा पाइप को लेके जाते हैं तो प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन प्रेशर ड्रॉप का रिक्वायरमेंट हो उस लाइन में, तो वहाँ पे 2 एल्बो देके हम वहाँ पे एक लूपिंग क्रिएट करते हैं, तो ये वहाँ पर भी यूज आता है जहाँ पे प्रेशर लॉस करना हो।
आगे हम बात करते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एल्बोज इन द पाइप। यदि हम पाइपिंग सिस्टम में बात करें तो एल्बो बहुत तरीके से होते हैं, ये भी 4 मेन क्लासिफिकेशन में डिपेंड रहते हैं। पहला इसमें हम बात करें तो डायरेक्शन एंगल के हिसाब से। ओके दोस्तों, अभी देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्बोज इन द पाइपिंग सिस्टम। तो यदि टाइप ऑफ एल्बोज की बात करें तो ये जनरली डायरेक्शन के हिसाब से चेंज रहता है, लेंथ एंड रेडियस के हिसाब से चेंज रहता है। ये बेस्ट रहता है कि कनेक्शन विद द पाइप, जो पाइप के साथ कनेक्शन है वो कैसा है उसके ऊपर भी इसको क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के भी हिसाब से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एल्बोज़ के क्लासिफिकेशन के लिए। उसमें यदि हम बात करते हैं कि डायरेक्शन एंगल के लिए तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री कॉमनली इस डायरेक्शन इतने एंगल्स में ये रहता है। दूसरा होता है कि यदि रेडियस और लेंथ की बात करें तो उस कंडीशन में शॉर्ट रेडियस में भी आता है, लॉन्ग रेडियस में भी आता है। ये जनरली जानने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा पॉइंट है तो इसको ध्यान से देखें कि शॉर्ट रेडियस में अभी आगे डिटेल में उसको बताऊँगा। बेस्ड ऑन द कनेक्शन विद द पाइप, यदि पाइप का कनेक्शन कैसा है, जैसे कि हमारा क्या होता है स्मॉल बोर में बहुत सारी जगह पे सॉकेट वेल्डिंग रहता है, कभी कभार थ्रेडेड का भी ज़रूरत आता है, जैसे स्प्रिंकलर्स वगैरह को लगाने के लिए तो थ्रेडेड एल्बो उसमें यूज़ होता है। फिर सॉकेट टाइप के एल्बोज यूज आते हैं, बट वेल्ड यूज़ आता है, ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसा यूज़ करते हैं। अभी मटेरियल के हिसाब से बात करें तो एसएस के एल्बो होते हैं, कार्बन स्टील के एल्बो होते हैं, एलटीसीएस के एल्बो रहते हैं, डुप्लेक्स के एल्बो रहते हैं, निकल के एल्बो रहते हैं, जिसमें मोनल और इनकोनल भी आता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। आगे अभी मैंने जैसा बोला था आपको कि शॉर्ट रेडियस एल्बो और लॉन्ग रेडियस एल्बो किसे बोलते हैं। एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जानना चाहिए। जैसा कि वो स्मॉल बोर और बिग बोर के लिए था, उसी तरीके से ये भी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एल्बो आता है ना, सबका सेम टाइप का एल्बो नहीं रहता है। अभी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा एक्चुअली फेस टू सेंटर क्या होता है। फेस टू सेंटर का मतलब क्या होता है, आप पहले वाले इमेज में देखिए, एक साइड का एक एल्बो का जो फेस है, जो उसका फेस है, और दूसरे साइड का जो एल्बो जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसका जो सेंटर लाइन है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फेस टू सेंटर। तो अभी यदि कोई एक ऐसा एल्बो हमारे पास मिला है जिसमें कि उसका एल्बो सेंटर उसके पाइप सेंटर के एकदम इक्वल टू है, बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम उसको बोलते हैं शॉर्ट रेडियस एल्बो। इसमें क्या होता है, जो फेस टू पाइप है, फेस टू सेंटर है, फेस टू सेंटर वो इक्वल टू रहेगा पाइप डाया के। तो उसके लिए फार्मूला भी देखिए आपने नीचे में यूज़ किया हुआ है हमने, कि यदि शॉर्ट रेडियस के लिए जहाँ पे यूज़ हुआ है डायरेक्ट टू 25.4 से मल्टीप्लाई किया हुआ, जो साइज़ है 25.4 से मल्टीप्लाई किया, सीधा जो आएगा ये हमारा शॉर्ट रेडियस में रहेगा। लेकिन यदि वही लॉन्ग रेडियस की बात करें तो 1.5 टाइम्स ऑफ 25.4 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो उसका डायमीटर है, फेस टू सेंटर है, वो 1.5 टाइम्स रहेगा उसके डायमीटर से। तो ये जानने की ज़रूरत होती है हमारा। यदि जो 90 डिग्री में है उसको 2 टाइम्स करेंगे तो 180 डिग्री का निकलेगा। तो ये जनरली ये फार्मूला सबको पता रहती है, बट फिर भी ये जानने की ज़रूरत है। जो नए आए हुए हैं उनको थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। अभी तक वॉचिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो देखा, अभी आगे भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरीके से आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरीके और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ जो आपको हेल्प कर सके। एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चंस को सिर्फ देखें नहीं, उसको राइट करें, किधर ना किधर लिखें। उस चीज़ों को जब आप राइट करेंगे, जब आप समझेंगे, उसके बाद से ही आप इंटरव्यूअर को बता पाएंगे। नहीं तो आपने दिन भर में बहुत सारी वीडियोस देखना है, कुछ वीडियो देखते हैं आप, फिर एक उसको निकाल देते हैं अपने दिमाग से। ऐसे यदि आप करेंगे तो इंटरव्यू नहीं निकाल पाएंगे। थैंक यू।